यार पिछले एपिसोड में हमने कस्टम रिएक्ट बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग फाइल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर रिएक्ट का कैसा होता है, कैसा दिखना चाहिए। हम लोग एक एक फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। और हो सकता है इसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ जाए बीच में कि फाइल स्ट्रक्चर को इंटरव्यू क्वेश्चन भी मान सकते हैं, इंटरव्यू पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछा तो आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कैसे क्या होता है, कौन सा फाइल क्या काम करता है, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ पे पहले एक डी ड्राइव में जाना चाहूंगा, उसके बाद में सीडी करके मैं एक इस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। सीडी यानी चेंज ड्राइव होता है, मैं ड्राइव चेंज कर रहा हूँ, फिर सॉरी डायरेक्टरी, ड्राइव नहीं डायरेक्टरी में चेंज कर रहा हूँ, डायरेक्टरी यानी फोल्डर, ठीक है। मैं सीडी करके इसके अंदर आ गया। अब मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ npx के थ्रू रिएक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। आपको ध्यान से कमांड देखना, मैं कमांड क्या लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट और यहाँ पे ऐप लिखूंगा और सिंपल से आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम देना है। जो आपको फोल्डर का नाम देना है वो रख सकते हैं। फिलहाल के मैं यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करें तो हम लोग प्रैक्टिस ही लिख देते हैं। स्पेलिंग द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ, ओ हो सॉरी, सीडी हमने करा। सीडी करने के बाद सीडी नहीं करना हम लोग, फिलहाल तो REC फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। हम लोग को यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप और प्रैक्टिस नाम का फोल्डर, ठीक है। बस इतना करके आपको सीधा एंटर मार देना है। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया और यहाँ पे हमारी सारी जितनी फाइल हमको रिएक्ट की जरूरत है सब अपने को इंस्टॉल करके दे देगा। फिलहाल ये इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये आपके लैपटॉप और आपके इंटरनेट पे डिपेंड है कि कितना देर लग सकता है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ जब तक इंस्टॉल ना हो जाए। तो देखो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमने npx के थ्रू अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख के आएगा, देखो यहाँ पे लिख के आया cd प्रैक्टिस, यानी हमको cd करके प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है npm स्टार्ट, मैं बोलूंगा ठीक है। मैं npm स्टार्ट अभी नहीं करना चाहता, मैं कोड डॉट लिखूंगा। इससे क्या होता है, ये कोड डॉट पता है क्या है, ये VS कोड का बाय डिफॉल्ट सिस्टम है। हम टर्मिनल में जाके कोड डॉट लिखेंगे तो यही फोल्डर को VS कोड में ओपन कर देगा। हाँ, सबके सबलाइन हो गया, जितने भी कोड एडिटर होते हैं सबके अपने बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ रहता है। इसका फिलहाल VS कोड का कोड डॉट है, अगर आपके पास VS कोड होगा तो ये वर्क करेगा। मैं सिंपल से एंटर मारूंगा तो ये जो हमारा फोल्डर है ये हमको VS कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर मिलता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। हमको यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स मिलते हैं। नोड मॉड्यूल्स यानी इसके अंदर जितने भी npm के पैकेज रहते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स रहते हैं सब अपने को इसके अंदर मिल जाता है। आप बोलोगे कि ये npm मॉड्यूल डाउनलोड करना जरूरी है क्या? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको घर लेना है, मतलब घर बनवाना है, ठीक है, घर बनवाना है, आपको घर बनवाना है तो आप सीमेंट बाहर से लेके आओगे ना, कोई दुकान से लेके आओगे ना कि आप घर में सीमेंट बनाओगे। आपको कुछ ना कुछ तो सामान बाहर से लाना पड़ेगा ना, तभी तो तैयार होता है। पहले नोड मॉड्यूल्स हमको जो जो जरूरत है ना वो सारी चीज ला के देता है। हमने फिलहाल उसमें जो हमने कस्टम रिएक्ट बनाया था, हमने उसमें रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को इनपुट किया था। यहाँ पे देखिए बहुत ढेर सारे फोल्डर मिलते हैं, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। तो देखो आपको सिंपल से इतना तो समझ में आ गया होगा कि नोड मॉड्यूल्स क्या है। इसके अंदर हम जितने भी इंस्टॉल करेंगे पैकेजेस सारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही रहते हैं और ये बहुत ज्यादा हैवी फाइल रहता है। ये देखो इसमें इतने ढेर सारे रहते हैं ना, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग इसका कोई काम रहता नहीं फिलहाल इसको पढ़े, लेकिन जब हम लोग अपना प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं तो हम इस नोड मॉड्यूल्स को नहीं भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होता है। अगर ये हैवी होगा तो हमारा जो सर्वर होगा जिसमें भी हम रखेंगे उसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा और डेटाबेस में बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए हम इसको भेजते नहीं है। आपको नोड मॉड्यूल्स के बारे में समझ में आ गया ना? भाई दिया होगा यार। तो देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमको क्या क्या मिल जाता है, देखो हमको मिलता है फेव आइकन। तो फेव आइकन मतलब रुको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा। हमको वहां पे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको npm स्टार्ट लिखना पड़ता है। फिलहाल हम रन करके देख लेते हैं, उसमें आपको मैं बताता हूँ कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। खुल जा जल्दी खुल भाई।
मैं क्रोम में खोल लेता हूँ। क्रोम में जाना है और यहाँ पे आपका जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा रिएक्ट चलता है वो 3000 पोर्ट नंबर पे चलता है, ठीक है, लोकल होस्ट 3000। तो देखो मैंने यहाँ पे एंटर मारा, तो देखिए ये जो हमने बनाया था वो क्रिएट हो चुका है। आप देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर जो ये फेव आइकन पड़ा ना, फेव आइकन मतलब ये आपको एक कोने में दिख रहा है टाइटल के बगल में, ये हमारा था फेव आइकन, ठीक है, इसको हम लोग फेव आइकन कहते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा वही आइकन index.html। फिलहाल के मैं टर्मिनल हटा देता हूँ। index.html ये वही HTML है जो हमने कस्टम में देखा था, और आपको इस समझ में भी आ रहा होगा कि एक div है उसमें रूट लिखा है, हमारा जो भी काम होगा इसी के ये अंदर होगा। नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है, .html है, मतलब नॉर्मली आप इसको पूरा हटा के .html जितना भी आप बॉयलर प्लेट लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ लोगो हैं जो रिएक्ट की तरफ से, और ये एक हमारे पास आता है manifest.json। ये क्या काम करता है, हमारे ब्राउजर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, देखो अभी क्या चल रही है, हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या चीज है, थीम कलर क्या है, SRC क्या है, जितनी भी चीजें हमारे ब्राउजर में जितनी भी चीजें लगी हैं, जैसे हम लोग मेटा में जाते हैं, मतलब जब मोबाइल में हम लोग चलाते हैं तो स्क्रीन छोटी हो जाती है, जितनी भी स्क्रीन छोटी होती है ये उस पर डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है, ये सारी चीज उस पर वर्क करती है। समझिए इसका मतलब। अब देखो robots.txt, इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमने अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है, इसको हमने अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद हमने क्या किया, गूगल में अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा हम सर्च करना चाहते हैं, गूगल में जैसे हमने कुछ सर्च किया, हम नहीं चाहते कि कोई यूजर उस वेबसाइट को उसको देखे, हम लोग उसको इसके अंदर लिख देते तो वो जो यूजर है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। हम लोग robots.txt का मतलब ये होता है, ठीक है। अब पब्लिक के बारे में तो आप समझ होंगे, इसमें भी ज्यादा इतना मगजमारी नहीं होता, सिंपल ही रहता है, और हमारा ज्यादातर काम रहेगा वो SRC के अंदर ही रहेगा। देखो SRC के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है app.css यार वही तो CSS हम करते आ रहे हैं, वही CSS कुछ भी नहीं है। app.js ये हमारे लिए कुछ नया है, इसको हम देखेंगे। इसके अंदर हम, इसको मैं बता दूं, इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। ये app.js ये कंपोनेंट, हम इसके बारे में देखेंगे। ये app. इसके भी कोई जरूरत नहीं रहती। index.css है यार, तो समझ गए ना CSS। index.js ये सब क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। लोगो इसकी भी जरूरत नहीं है। तो git ignore मैंने आपको बता चुका था, git ignore क्या काम करता है, .git ignore फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं ना, डिप्लॉय करके हम उसको सर्वर पर रखते हैं, तो अपने को बहुत सी फाइलें जो अपने को भेजनी नहीं होती, जैसे ये नोड मॉड्यूल्स हो गया, नोड मॉड्यूल्स जो हमको नहीं भेजना है डिप्लॉय करके सर्वर में, तो हमने यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का नाम लिख दिया कि आप पूरे प्रोजेक्ट को ले लो, खाली नोड मॉड्यूल्स को छोड़ दो। समझे, आपको जितनी भी चीज, देखो यहाँ पे ढेर सारी चीजें लिख के आई है बाय डिफॉल्ट, जो हमको रिएक्ट ने क्रिएट करके दिया, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है। अब git ignore समझ में आ गया। पैकेज log.json मैंने इसके बारे में आपको पहले वाले पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, और आपने नहीं देखा तो उसमें देख लेना। फिलहाल मैं ऊपर बता देता हूँ, पैकेज.json का भी बता देता हूँ। तो देखिए पैकेज.json और पैकेज log.json, तो ये काम क्या करता है, पैकेज.json जितनी भी डिपेंडेंसी हमारी होती है, जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट देखो, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से ब्राउजर में चलना चाहिए, यहाँ पे क्रोम कौन से वर्जन चलना चाहिए, लेटेस्ट, फायरफॉक्स, सफारी, जितने में भी चलना चाहिए लेटेस्ट में, वो सारे यहाँ डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ है। हम यहाँ पे डिपेंडेंसी भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी है, इसमें हम कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज करने वाले, रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, वेब वर्जन, मतलब बहुत ढेर सारी डिपेंडेंसी आएगी जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को काम करेंगे। तो पैकेज.json के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, अब याद करो मैं यहाँ पे क्या लिखता था, npm start लिखता था ना, अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट ना लिख के अपना नाम लिख दो। अगर आप अपना नाम इधर लिखोगे, उसके बाद अगर आप उसको रन करोगे ना, तो सिंपल सा अपना नाम डाल देना। देखो जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया देव, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके पहले मैं सर्वर को रोक लेता हूँ। सर्वर को रोकने के लिए Ctrl+C, उसके बाद आपको यस दबा देना, यानी वाई क्लिक करके एंटर मार देना। अब देखो मैं इसको रन कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा npm रन, मैंने क्या लिखा है देव, ठीक है, एंटर मारूंगा तो देखो जो हमने लिखा उसी कमांड पे चलने लगा, ये चलने लगा, सर्वर स्टार्ट हुआ ना सर्वर स्टार्ट। तो आप यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको स्टार्ट ही लिखना हो, एक्सपेरिमेंट करके देखना, मजा आएगा।
अब देखो जो बिल्ड होता है ये बेसिकली ये भी कीवर्ड होता है, ये काम क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो मैं अपने सर्वर को रोकूंगा, उसको स्टॉप करूंगा। अब जो बिल्ड होता है, जैसे हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जब हम लोग डिप्लॉय करने जाते हैं ना, तो हम लोग ब्रीथ कमांड यूज करते हैं। ब्रीथ फोल्डर के अंदर जितनी भी हमने चीजें करी सब उसी फोल्डर के अंदर आ जाती है, सब आ जाती है। अपने को इतना नहीं कि सारी फाइल अपने को अपने हिसाब से एडजस्ट करनी, नहीं, आपको सिर्फ बिल्ड कमांड लगाना है, सब एडजस्ट करके दे देगा। नहीं यकीन हो रहा है ना, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm रन, और सिंपल से मैं यहाँ पे जाके किसी को कॉपी कर लेते हैं यार, यहाँ पे जाके मैं बिल्ड, मैंने क्या लिखा npm रन बिल्ड, और जैसे मैं एंटर करूंगा आपको यहाँ पे बिल्ड नाम का फोल्डर बन जाएगा। देखना मैंने एंटर मारा, देखो ये बिल्ड नाम का फोल्डर बन रहा है। कहाँ गया, कहीं तो है, ये देखो आया ना फोल्डर, फोल्डर आया ना। जब हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो हमारा एक बिल्ड कमांड बहुत ज्यादा यूज होता है। फिलहाल के लिए अभी हमको बिल्ड कमांड की जरूरत नहीं है बिल्ड फोल्डर की, तो हम इसको यहाँ से सिंपल सा डिलीट कर देंगे, ठीक है। पैकेट डॉट जेसन के बारे में हमने देख लिया, सारी डिपेंडेंसी स्टोर करता है, कौन सा वर्जन है रिएक्ट, कई सारी चीजें देखता है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हो, ठीक है। अब ये क्या रीडमी डॉट एमडी, ये कुछ भी है, कुछ भी मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी। देखो यहाँ पे सब बताए हुए हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, आपको npm से स्टार्ट करना है, npm टेस्ट, जो भी चीजें हैं यहाँ पे सब आपको लिखा हुआ है। आप इसको हटा के सिंपल से अपना भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल होती है और कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। कुछ देखने के लिए हमको समझ में नहीं आया तो हम इसमें देख लेंगे, हमारे लिए तो नोट्स ही होती है ना ये। तो देखो हमको इसके अंदर का तो सब कुछ पता चल गया, एसआरसी के अंदर का भी पता चल गया, पब्लिक के अंदर का पता चल गया, नोड मॉड्यूल्स के अंदर पता चल गया। लेकिन आप एक बात देखो, हम लोग index.html में चलते हैं, अभी उसका देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे index.html है, और यहाँ पे तो हमारा हेड के अंदर कुछ भी लिंक रहती है, उससे हमको कुछ नहीं। तो फिलहाल ये जो कमेंट आ रहे हैं मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ, ये थोड़ा खाली खाली लगेगा, मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ सब कुछ। कमेंट को मैं इधर से इसको भी हटा देता हूँ, तो अब थोड़ा ठीक लगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा हेड है, मैं हेड को भी हटा देता हूँ। देखो यहाँ से बॉडी हमारा चालू हो रहा है, नो स्क्रिप्ट यू। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। मतलब बहुत से ब्राउजर होते हैं ना, इसमें जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन नहीं रहता। यहाँ पे यही लिखा हुआ है नो स्क्रिप्ट। अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट नहीं है तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा ही नहीं, सिंपल सा इस लाइन का मतलब ये है। और ये तो हमने देखा ही div रूट। अब इसके अंदर तो हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं। देखो मैंने लिखा h1 और मैंने लिखा हेलो, सिंपल से हेलो लिख दिया। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए मैं app.js जो हमारा है उसको पहले डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। app.css की भी जरूरत नहीं है। आप देखो मैं इस ब्राउज़र रिफ्रेश करता हूँ, शायद मैंने सर्वर बंद कर दिया क्या? हाँ मैंने सर्वर बंद कर दिया। मैं npm run div लिखूंगा, उसके बाद हमारा सर्वर चलने लगेगा। जल्दी चल भाई, बड़ा टाइम लगाया है। तो देखो ये हमारा लोकल होस्ट में खुल चुका है, मैं क्रोम में खोलना चाहूंगा। तो देखो रिफ्रेश हो जा, रिफ्रेश हो, बड़ा टाइम लगा रही है। हाँ देखो, अरे एरर, अच्छा एरर आ रही है, चलो ठीक है एरर को देखते हैं, एरर को देख लेते हैं फिलहाल फटाफट। एरर कहाँ आ रही है? कैन नॉट ऐप डॉट, अच्छा ऐप के अंदर आ रही है क्या? मैंने ऐप तो हटा दिया, इंडेक्स डॉट के अंदर। अच्छा मैं इधर पे ऐप लिखा हूँ, उसको भी हटा देता हूँ। कॉन्टेक्ट हटा सबको हटा ही देता, सिंपल सा मिला। देखो हमारा हेलो है, ठीक है। हमने जो HTML के अंदर लिखा था, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखना चाहता तो लिख सकता हूँ। जो हमारा HTML में काम होता है वही यहाँ पे भी काम हो रहा है, सिंपल सा, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हम HTML के यहाँ लिखते हैं वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको कैसे यूज करने वाले हैं? हम लोग इसको यूज करने वाले रूट के थ्रू। अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे h1 लिखा, ठीक है, अगर मैं इसमें स्क्रिप्ट का काम करूंगा यहाँ से तो इसमें स्क्रिप्ट टैग भी तो लगा रहना चाहिए ना, यहाँ पे लिंक करके स्क्रिप्ट लिखा रहता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट या HTML देखा है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमको एक जगह पे मिल जाता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर बंडलर नाम का मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखेगा, मैं यहाँ पे जाके
कहाँ पे गया वो ऑप्शन, कहाँ, व्यू पेज, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट लग के आ रही है। देखो हमने लगा के रखी कि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कहीं लगाया कि स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाया ना, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लग के आ रहा है, मतलब जो भी काम होगा वो इसके थ्रू होगा। ये जो बंडल लिखा है ना इसके थ्रू होगा, ये हमारा बाय डिफॉल्ट लग के आता है रिएक्ट की तरफ से, तो अपने इतना मगजमारी नहीं करनी है, झमेला मगजमारी एक ही है यार। तो देखो इतना समझ गए। अब देखो अब हम लोग ट्राई करते हैं कुछ बनाने की। देखो अब नोड मॉड्यूल्स को तो अपने को छेड़ना है नहीं, उससे हमको दूरी रहना है, जितना दूरी हो सके उतना दूरी रखो, मैं छेड़ना बिल्कुल नहीं है। अब देखो एसआरसी के अंदर आते हैं, तो ये ऐप डॉट, ये जो मुझे कचरा है, मुझे कोई कचरा नहीं चाहिए, मुझे इसका काम नहीं है तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। और फेव आइकन मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, index.html रहने दो, ये इमेज की भी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी भी जरूरत नहीं है, थोड़ा क्लीन कर देते हैं अच्छे से समझ में आएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। रोबोट डॉट फिलहाल अभी तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। पब्लिक के अंदर हमारा index.html है, पब्लिक के अंदर वही चीजें रहती हैं स्टैटिक जो चेंज नहीं होना होता है, ठीक है। अब एसआरसी के अंदर देख लेते हैं कुछ, index.css नहीं हमको आती है, हम खुद बना देंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। index.js रहने दो, काम तो आएगा। लोगो हमको जरूरत नहीं है, ये सब क्या फालतू चीजें, हमको इसकी भी जरूरत नहीं है। सेटअप टेस्ट नहीं चाहिए भाई तुम्हारा सेटअप टेस्ट। अब देखो एसआरसी के अंदर मेरे पास इंडेक्स है, पब्लिक के अंदर एचटीएमएल है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एसआरसी से, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एचटीएमएल पहले देख लेते हैं, हमने ये सब कुछ लिखा था, हम ये सबको हटा देंगे। हम फिलहाल रूट के लिए टारगेट करेंगे, हम जो भी कुछ लिखेंगे रूट को आईडी टारगेट करके इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। समझिए, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखो मैं यहाँ पे अपना इंडेक्स को लेता हूँ, पहले ये सब हटाता हूँ, मगजमारी है। अब सिंपल से मैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर जाऊंगा और index.js में जाऊंगा, ठीक है। अब देखो हमने पिछले वाली वीडियोस में देखा है हमको कैसे रिएक्ट को इनपुट करना होता है। इनपुट, ठीक है, इनपुट लिखेंगे, हम लोग यहाँ रिएक्ट लिखेंगे। इनपुट के बारे में बताऊंगा, फिलहाल आप पहले देख लो, ठीक है। इनपुट करेंगे, हमको क्या इनपुट करना है, हमको रिएक्ट को इनपुट करना। मैं लिखूंगा फ्रॉम रिएक्ट कर, डबल कोड ले लो या सिंगल कोड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ लिखूंगा मुझे रिएक्ट चाहिए, बोलेगा ठीक है, दे दिया। अब मैं बोलूंगा इनपुट, मुझे एक चीज और चाहिए, मुझे चाहिए रिएक्ट डॉम। ये सब क्या है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया ही हुआ है, तो अगर वो देख के आओगे ना तो थोड़ा इजी पड़ेगा तुम लोगों को, वरना कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी देखो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ फ्रॉम लिखूंगा और मैं यहाँ पे भी रिएक्ट नहीं, ऐसे नहीं, रिएक्ट डॉम को कॉल कर लूंगा, ओके। ये हमारे पास रिएक्ट आ गया, रिएक्ट डॉम आ गया, ओके। अब आपको पता हो रिएक्ट डॉम के अंदर एक मेथड आता है रेंडर नाम का, तो हम लोग वो रेंडर, अगर आप फिर से भाई बोलोगे यार पहले वाला वीडियो देख लो, पहले वाला देख लो, छोड़ो, देखो आपको यहाँ देखना, मैं अपने रिएक्ट डॉम को बुलाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल ये है क्या चीज। देखो जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर हम रिएक्ट सर्च करते हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया रिएक्ट, ये देखो रिएक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैं रिएक्ट के अंदर से कुछ लेना चाहता हूँ, मैंने रिएक्ट को ले लिया नोड मॉड्यूल्स के अंदर से, रिएक्ट को मैंने उठाया रिएक्ट के अंदर, यानी ये रिएक्ट है जो नोड मॉड्यूल्स के अंडर फोल्डर था वो है, और ये जो रिएक्ट लिखा है ये एक प्रकार से वेरिएबल है, ठीक है। इसकी सारी चीजें इस नोट के आ जाती हैं, समझे ना, चलो ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे रिएक्ट डॉम को कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉम, बोलेगा ठीक है। मैं बोलूंगा रेंडर कर दो यार, रेंडर मतलब कुछ बताओ हमें। अब मैंने रेंडर, आप बोलोगे ये इधर मतलब रेंडर के ऊपर लाइन क्यों खींच के आ रही है, करेंगे बात, करेंगे, सब देखेंगे, टेंशन मत लो। अब देखो रेंडर के अंदर हमारे पास दो चीज आती हैं। पहली चीज हमको क्या दिखाना है, ठीक है, क्या दिखाना है, और दूसरी चीज आता है कहाँ पे दिखाना है, समझे, क्या दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है। तो हम इसको बताते हैं हमको क्या दिखाना है और कहाँ पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H1 दिखा दो, मेरा नाम है प्रशांत, बोलेगा ठीक है क्या दिखाना है। मैं बोलूंगा अब मुझे कहाँ पे दिखाना है, आपको वो याद है डॉम वाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बस वही लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। हमारे आईडी का नाम क्या था, इधर जाके पब्लिक में जाओ, HTML जाके चेक करो, रूट है हमारी आईडी का नाम, क्या नाम है, रूट। इंडेक्स करना जाएंगे, रूट दे देंगे, बस खत्म।
बहुत ज्यादा सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा। बस थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा इसके साथ। मैंने इसको सेव किया, उसके बाद ब्राउजर में जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा। देखो यहाँ प्रशांत आ चुका है, आ गया ना, आ गया, कुछ तो हुआ। अब देखो यहाँ पे जोइनी प्रशांत लिखो। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। H1 है मतलब HTML ही चल रहा है। फिलहाल मैं बताऊं, जो आपने H1 लिखा है ना, ये H1 हमारा HTML नहीं है। हाँ, HTML नहीं, इसको हम लोग कहते हैं JSX। अब ये JSX क्या है बताता हूँ। जो हमारा JSX होता है, JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML। मतलब ये हमारा HTML है नहीं, हूबहू कॉपी टू कॉपी HTML जैसा JSX बनाया है। क्यों? क्योंकि हम HTML में बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमको HTML अच्छे से समझ में आता है। HTML में हमारा बहुत ज्यादा हाथ एकदम बैठा हुआ है, कौन सा चीज कहाँ पे यूज होना है उसके हिसाब से हम JSX में लिख सकते हैं। अभी हम बात भी करेंगे कि JSX कैसे काम कर रहा है। फिलहाल हमको एक चीज देखना है, जो रेंडर है उसमें क्यों ऐसी लाइन खींच के आ रही है, हमको पहले वो सही करना है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा दूंगा, इस मेथड से करूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपने रूट को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, रूट को सिलेक्ट करेंगे। देखो रूट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे रिएक्ट डोम। रिएक्ट डोम के अंदर था ना, तो फिलहाल अभी रिएक्ट डोम नहीं लेते, हम लोग एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, यानी एक वेरिएबल ले लेते हैं रूट नाम का। ठीक है, उसके अंदर हम बोलेंगे रिएक्ट, ओ मेरे रिएक्ट डोम, मुझे एक क्रिएट करना है। बोलेगा क्या क्रिएट करना है, मैं बोलूंगा क्रिएट। मैंने बोला मेरे को रूट क्रिएट करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ मैंने आर कैपिटल लिया हुआ है। इसको हम लोग कैमल कैस कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमेशा आपको पता होगा यहाँ पे हाइफन का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। आपको यहाँ पे कैमल केस यूज करना होता है। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट रूट रिएक्ट डॉम, मुझे क्रिएट रूट, मुझे एक रूट क्रिएट करना है। बस यहाँ पे मैं राउंडर से दे दूंगा। अब रूट क्रिएट करना कहाँ से करना है, मैं बोलूंगा मुझे डॉक्यूमेंट बाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे रूट का नाम क्या है, क्या है पता है ना, यहाँ पे देखो आईडी का नाम क्या है, रूट। मैं इस रूट को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंप्लीट, हमारा रूट सिलेक्ट हो गया। अब मैं रूट को रेंडर कर दूंगा। खत्म, वाली एरर खत्म ना, जो लाइन खींच के आती थी। अभी एक और छोटी सी एरर है, छोटी सी, उसको भी सॉल्व करेंगे। देखो मैंने रेंडर लिखा, हमने सिलेक्ट तो कर लिया, हमको कहाँ पे दिखाना है। अब बात आती क्या दिखाना है। तो देखो सिंपल से हम लोग यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, उसको सेव करके मैं ब्राउजर में आकर रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। सिंपल सा, इतना मगजमारी नहीं है। और हम यहाँ पे छोटा दिख रहा है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे H1 ले लेता हूँ। मैंने यहाँ H1 लिखा, H1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ प्रशांत और सेव करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रशांत, मतलब ये हमारा H1 काम कर रहा है। अब देखिए JSX ये काम कैसे करता है। तो देखो हम लोग सबसे पहले एक बात समझते हैं। देखो ये जो हमारा JSX है, ठीक है, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ वरना एरर आएगा। देखो जो JSX है वो हमारा कन्वर्ट करता है किसके अंदर, JSX जो हमारा है वो कन्वर्ट करता है। फिलहाल के हम यही समझ लेते हैं, यही समझना है कि यही करता है, रिएक्ट एलिमेंट बनाता है। ठीक है, जो JSX है हमारा वो रिएक्ट, जो हम लोग देखे थे ना, क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट देखे ना हम लोग पहले वीडियो में, तो ये एलिमेंट क्रिएट करता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, क्रिएट एलिमेंट। तो JSX से वो एलिमेंट को क्रिएट करता है, और ये जो एलिमेंट बन चुका है, ये जो एलिमेंट बन चुका है उसका जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, उसका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, और उस ऑब्जेक्ट से हमारा, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक, दो छोड़ो, ऑब्जेक्ट, वो भी मतलब ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट से ये हमको सिंपल से HTML के एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। एलिमेंट यानी HTML के टैग में कन्वर्ट करता है। हमारा ब्राउजर वो ये थोड़ी समझते है JSX क्या होता है, ये सब कुछ नहीं जानता। काम यही कर रहा है, JSX वो क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट करता है, फिर जो एलिमेंट है जो क्रिएट हुआ है उसको वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो सिंपल से HTML के एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। ऐसे वर्क होता है JSX का। ठीक है, और फिलहाल ये सेम ही वर्क करते हैं। HTML बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। बाकी जो आप HTML में लिखते थे वैसा आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं JSX के अंदर। तो आप बोलोगे ठीक है समझ गया, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो और भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे H1 लिखा, अब मैं यहाँ चाहूँ तो मैं पैराग्राफ टैग लिख सकता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो,
यही बोल रहा हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे अपने को लगाना पड़ता है, ये एरर क्यों ना, देखो वही बताता हूँ। यहाँ को हमको लगाना पड़ता है खाली टैग। मैंने यहाँ पे इसको हटा के नीचे बंद कर देता हूँ। एक मिनट, अरे रुक जा, क्या हो रहा है ये। मैंने खाली टैग यहाँ पे बंद की, एक सेकेंड, बड़ा मगजमारी कर रहा है। अच्छा ये खाली टैग, देखो ये हमने खाली टैग ओपन किया और खाली टैग को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, समझेंगे, सबर करो। फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एरर आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे के रखा है चैनल का। आप वहां पे जाके फोटो सेंड कर सकते हो, चैट कर सकते हो, जो भी दिक्कत होगी हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं मिलके, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H1 है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश, देखो हमारा वर्क कर रहा है। मतलब हम पूरा HTML कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरा का पूरा हम पूरी वेबसाइट का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, बिंदास लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट दिक्कत पता है क्या, यही इंडेक्स डॉट पेज ही पूरा भर जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा, तो अपना रिएक्ट जेएस का कोई फायदा नहीं है। हाँ अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो एडवांस हो गया, फिलहाल मैं बेसिक में आता हूँ। तो देखो जो रेंडर मेथड है और जो रिटर्न करता है, रेंडर मेथड और जो रिटर्न करता है हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझो, ये एक ऐसी चीज है जो एक पेरेंट के साथ जाता है। अभी देखो मैं यहाँ पे लिख दूं div, ठीक है, मैंने div लिया। अब मैं यहाँ पे लिख दूं H1 हेलो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं पैराग्राफ, एरर आई क्या, नहीं आई ना, मतलब ये एक चीज जा रहा है, पूरा div जा रहा है, div जा रहा है, तो ये div के चाइल्ड है, तो एरर नहीं है। अगर मैं ये div को हटा दूं, अगर ये दोनों चाइल्ड जा रहे हो तो दिक्कत आएगी, तो एरर आएगा, तो वर्क नहीं करेगा। ये देखो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे div लगा दूंगा तो ये वर्क करेगा, देखो वर्क कर रहा है। अब एक दिक्कत पर इसमें होती है क्या, मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट में क्लिक करके दिखाता हूँ। अब ये div आ रहा है, मेरे को div नहीं चाहिए। हमको जैसे CSS स्टाइलिंग करते हैं ना, मुझे div की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है मुझे div की, फिर भी यहाँ div आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का। अभी हम लोग इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट कैसे लिखते हैं, देखो। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूंगा, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा रिएक्ट, ठीक है। और रिएक्ट के अंदर मुझे एक मिलता है फ्रेगमेंट, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, और ये जो एंड वाला है उसको मैं यहाँ पे आके नीचे बंद कर दूंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट, ओके। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे पूरा HTML को लिख सकता हूँ, देखो। अब हमारे पास div भी नहीं आएगा, देखो ये रहा हमारा रूट, रूट के अंदर H1 और P, div आया क्या, कोई अलग से आया क्या, नहीं आया ना। बस इसी को अगर हमको शॉर्टकट में लिखना है रिएक्ट फ्रेगमेंट को, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, खाली कर देना, इधर खाली रहेगा, इधर से ओपन करना, यहाँ से क्लोज करना, इसको भी हम लोग फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हो, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और आपको इसी के साथ जा रहा है, पूरा इसी के अंदर जा रहा है, जितने भी चाइल्ड होंगे सब एक्सेस हो जाएंगे। अगर आप इसके बाहर लिखने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखना, तो मतलब आपका कहने का है कि हम पूरा इसमें HTML को होम पेज, कॉन्टेक्ट जो भी बनाना हम इसमें बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, पर दिक्कत ये पूरा भरा भरा लगेगा, है ना। तो अब क्या करें, तो देखो अब आती है बात हमारे कंपोनेंट की। ये कंपोनेंट कैसे होता है, देखो। अब मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा, मैं SRC के अंदर ही एक फाइल बनाऊंगा, मैं जिसका नाम लिख देता हूँ app.js। जरूरी नहीं है app.js लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप ये भी नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप वो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो यार। तो देखो आपको ये बात ध्यान रखना, हमने कंपोनेंट का फाइल बना लिया, उसके बाद हमको, आपने जावास्क्रिप्ट में ये चीज पढ़ी होगी, देखो आपने ये पढ़ी होगी फंक्शन। हम लोग फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, मैं लिखते हैं फंक्शन, हमको फंक्शन का नाम रखना है ऐप, ये रहा हमारा फंक्शन, बस इतना ही लिखना होता है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी, जो आपने यहाँ पे जिस नाम से हमने ऊपर सेव किया, हमने किस नाम से सेव किया, app.js, तो आपको वही लिखना है। और जो आगे जो कैपिटल है वो ध्यान रखना है, आगे कैपिटल ही होना चाहिए। इसका भी रीजन है, सॉरी, इसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा क्यों। तो आपको दो चीज समझ में आई। पहली चीज ये है कि आप है जो आप नाम सेव करेंगे उसी नाम को आपको फंक्शन बनाना है, पहला रूल। दूसरा रूल ये है
कि आपको कैपिटल नहीं लेना है, स्मॉल नहीं लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग का अक्सर कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे आके सिंपल से मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब ये एक्सपोर्ट क्या है बताते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दो चीज बाकी, ठीक है, हम बताएंगे। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, रिटर्न। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा ना, तो देखो अब यहाँ पे वही करेंगे, फ्रेगमेंट्स लगा लिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फ्रेगमेंट्स कहते हैं ना। इसका काम क्या होता है मुझे कमेंट में बता दो जल्दी, थोड़ा ध्यान रहेगा तो दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ फ्रेगमेंट लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा H1 माय नेम इज, बस इतना ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं। मैं यहाँ पे एक फ्रेम वो बना दिया, कंपोनेंट बना दिया ऐप नाम का। अब देखो ये जो हमने ऐप बनाया ये एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर आपने कोई चीज ऑर्डर करी है तो वहां से वो एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब आपके पास आएगी ना। अगर कोई भी चीज कहीं से निकलती तो कहीं ना कहीं उसको जानना ही है। अब मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया ऐप को, तो मतलब ये कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं इंडेक्स के पास जाता हूँ, मैं इंडेक्स के पास बोलूंगा, सिंपल सा ऊपर आपको आना है और यहाँ पे लिखना है इनपुट। हमने क्या कंपोनेंट का नाम बनाया था, ऐप। ऐप करके यहाँ पे सेव करना। अब देखो यहाँ पे क्या आया, इनपुट ऐप नाम का वेरिएबल बन गया, फ्रॉम, और यहाँ पे सिंगल कोट में यहाँ पे ऐप का पाथ आ गया, ठीक है। अब कंपोनेंट को लिखते कैसे देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप, सिंपल सा। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। मतलब जैसे हम लोग एचटीएमएल में लिखते हैं ना, वैसे आप इतना खाली लिख दो, मतलब आपका कंपोनेंट कॉल हो गया। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ ब्राउजर में आके लिख रहा, देखो यहाँ पे आ रहा है माय नेम इज। अगर मैं आपसे कुछ गलती कर दूं, ठीक है, सेव आ गया, एरर आ गया ना। अब देखो हम लोग इसको सेल भी बंद कर सकते हैं, जैसे कि इसको हटा के हम यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं। ऐप लिखा, इसको सेव करेंगे, आ रहा है परफेक्ट, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, माय नेम इज आ रहा है, मतलब ये हमारा ऐप कंपोनेंट हो रहा है। अब देखो ये हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे इनपुट हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। इधर से निकला तो इधर जाएगा, उधर से निकला तो उधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने वही चीज किया, मैंने रिटर्न यहाँ लिखा है। अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। अगर आपको सिंपल सा एक ही चीज रिटर्न करनी है, देखो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको जैसे रिटर्न करना है H1, ठीक है, मैंने यहाँ कुछ भी नाम लिख दिया। देखो यहाँ पे आके मैंने H1 रिटर्न किया। अगर आप इसके नीचे जाके वापस पी टैग डिफाइन करोगे तो एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है, इसका भी रीजन देखो। जो रिटर्न होता है ना, जो हमारा रिटर्न होता है वो एक ही स्टेटमेंट लेता है जो उसके सामने होगा, जो उसके सामने होगा। पर हमने पी तो नीचे दे दिया, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं राउंड ब्रेसेस। मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं लगा दूंगा राउंड ब्रेसेस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे राउंड ब्रेसेस आ गया। अब आप बोलोगे कि अब मैं लिखूंगा तो भी एरर आएगा, आएगा। क्यों आएगा एरर, मैं बताया ना आपको फ्रेगमेंट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट लगा लेता हूँ, इसको नीचे जाके क्लोज कर लेता हूँ, लास्ट वाले फ्रेगमेंट को। यहाँ पे आऊंगा इस जगह पे, यहाँ पे आके फ्रेगमेंट को क्लोज कर लिया, ठीक है। अगर मैं देखो इसको यहाँ से ब्रैकेट ना लगाऊं तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि रिटर्न वही चीज लेता है जो उसके सामने होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिटर्न के सामने कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, सब तो नीचे है। अगर मैं यहाँ रिटर्न के सामने लिख दूंगा पैराग्राफ में कुछ, तो कोई एरर आ जाएगा, बहुत भारी एरर आ जाएगा। तो इतना अपने को मगजमारी नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक चीज ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना है, राउंड ब्रेसेस लगाना, उसके अंदर आपको फ्रेगमेंट्स लगा के अपने यहाँ पे काम चालू कर देना, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। सिंपल जो भी आपको लिखना है, मैंने यहाँ पे सेव किया, देखो आ चुका है। चलो अब ये बात हो गई हमारे कंपोनेंट कैसे क्रिएट होते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप ऐप ही बनाओ, आप मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हो। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, ये हमारा है, मैं हिंदी लिखता हूँ, ये हमारा ऐप है, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ header.js, ठीक है। मैंने यहाँ पे header.js लिखा। अब मैं सिंपल से यहाँ पे जाके वही लिखूंगा। आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो ये जो हमने फंक्शन लिखा है, फंक्शन ऐप, आप इसको एरो फंक्शन के थ्रू लिख सकते हो। अब ये एरो फंक्शन क्या है,
जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो ना, एरो फंक्शन फंक्शन की तरह काम करता है, जैसे वो फंक्शन काम करता है वैसे ही एरो फंक्शन काम करता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखो इसको लिखते कैसे हैं, आपको सिंपल से यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना है। आप कोई से वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, वेर, लेट, कॉन्स्ट। फिलहाल मैं प्रीफर करूंगा कि आप कॉन्स्ट लगाओ, क्योंकि कॉन्स्ट सही पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है। अब मैं हमारा जो इसका फाइल का नाम क्या है, हेडर, मैं यहाँ लिखूंगा हेडर, ठीक है। ऐसे तो बनाते ना, मैं यहाँ पर राउंड ब्रेसेस करके यहाँ पे एरो बना के नीचे कर्ली ब्रेसेस दे दूंगा, सिंपल। ये हमारा हो गया फंक्शन। इसको अगर फंक्शन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, मैं इसको बोलूंगा फंक्शन हेडर राउंड ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। यही चीज तो है, यही चीज ये भी है, यही चीज ये भी। इसको लिखने का बस तरीका अलग है, मैं वापस क्लिक करके बता देता हूँ। तो देखो हमको सिंपल से यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना है, कॉन्स्ट के बाद अपने फाइल का नाम लिखना है, फंक्शन का नाम। मेरा फंक्शन है हेडर, मैं हेडर को बोलूंगा ठीक है। आप एरो फंक्शन पहले राउंड ब्रेसेस ओपन क्लोज इक्वल का चिन्ह लेट में लगा के यहाँ पे आपको एंटर मार देना है। ये हमारा एक प्रकार से एरो बन गया। देखो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो, ये हमारा फंक्शन का सिंबल होता है ऐसा, और ये हमारा एरो का है, ठीक है। मतलब ये हमारा एरो फंक्शन बन चुका है। वैसा ही फंक्शन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा ये लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट करता है जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। आपको ये बात ध्यान रखना, आप जब भी लिखो तो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आपको ये पहले लिख लेना, जब भी आप बनाओ कंपोनेंट, पहले आप उसका फंक्शन बना लो, उसको एक्सपोर्ट कर दो। उसके अंदर फिर हम लिखेंगे रिटर्न। यहाँ पे आके मैं फ्रेगमेंट्स लगा लूंगा। उसके बाद मैं h1 के अंदर यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि भाई तुम हेडर हो ना, तो आई एम हेडर, बस ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहीं तो इंपोर्ट होगा। आप यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपुट करूंगा, किसको इंपुट करना है, हेडर को। हेडर आ गया। हेडर को कॉल करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे हेडर, ये देखो हेडर आ गया, आई एम हेडर। यहाँ पे मैं चाहूँ तो सेल्फ भी रख सकता हूँ, मैं इसको हटा दूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग कर दूंगा। हेडर परफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर ना इंपुट करके इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं app.js के अंदर कर दूंगा। सिंपल से मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ बोलूंगा सबसे पहले तो अपने को इंपुट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ था। मैं यहाँ पे करूंगा इंपुट, और इंपुट मुझे क्या करना है, हेडर, ठीक है, हेडर। अब मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, अब मैं ऊपर इंपुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा हेडर, ठीक है, कॉल हो गया। अब यहाँ पे आके देखो आई एम हेडर, ये हमारा हेडर कॉल हो रहा है और ये हमारा ऐप कॉल हो रहा है, और जो पूरा ऐप है वो इसके अंदर कॉल हो रहा है, रेंडर के अंदर। समझे, ऐसी चीजें वर्क करती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे app.js और कंपोनेंट क्या चीज है। कंपोनेंट हम एक कंपोनेंट को बना सकते, उसको बाद हम कॉल करा सकते, वो भी देखेंगे। फिलहाल आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है। तो समझ तो आ ही गया होगा यार, इतनी चीजें यूज कर रहे। इंपोर्ट मतलब कहीं इंपोर्ट करेंगे, मतलब पहले इंपोर्ट होने के लिए पहले कहीं से वो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा तब वो इंपोर्ट होगा, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट होना जरूरी, तभी वो इंपोर्ट हो सकता है। तो अब देखो हमारा हेडर कंप्लीट हो गया, हमारा ऐप कंप्लीट हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, ये मेरा ऐप है, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूं 1+1। यहाँ पे क्या है, पहले फिलहाल मैं हेडर को हटा देता हूँ, दिक्कत ना हो। हेडर हट जा, देखो 1+1 आ रहा है, 1+1 आ रहा है ना। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो कैसे जोड़ूंगा, मुझे इसको जोड़ना तो मैं यहाँ पे अंदर कर्ली ब्रेसेस रख लूंगा। कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे 1+1 लिखूंगा, शो रिफ्रेश, यहाँ आ गया 2। मैं यहाँ लिखूंगा 5+5, यहाँ पे आ गया 10। क्यों ऐसा, तो देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा JSX है, ये तो JSX का ही कोड है ना, ये पूरा मैंने आपको बताया था। रेंडर के अंदर जो भी चीजें होती है JSX है, ये पूरा हमारा JSX रिटर्न कर रहा है। JSX का पहला रूल क्या है कि जो हमारा कंपोनेंट है उसका जो कैपिटल है, जो अक्षर पहला कैपिटल है वो कैपिटल होना चाहिए, सॉरी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसा क्यों रीजन, अब देखो आपने HTML पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो यार मैं HTML की भी सीरीज चला रहा हूँ, वो देख लेना। तो आपने HTML पढ़ा है, आपको पता होगा HTML के अंदर एक हेडर नाम की
प्रॉपर्टी होती है, सॉरी टैग होता है। अब देखो ये हेडर और ये हेडर, अगर हम ऐसा हेडर लिख देंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार ये तो हेडर मेरा है, तुमने इसको कैसे नाम दे दिया, है ना, यही बोलेगा ना, बोलेगा ये हेडर तो मेरा एचटीएमएल के अंदर, मेरे अंदर ऐसा हेडर आता है, आपने ऐसा हेडर क्यों दे दिया। इसलिए हम एच कैपिटल है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें रहती हैं जो दोनों टैग सेम हो जाती हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी, जेएसएक्स का पहला रूल कि आपको जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा रूल ये है कि आप यहाँ पे किसी भी चीज के अंदर, आप यहाँ पे अगर कर्ली ब्रेसेस दोगे ना तो आप यहाँ पे सिंपल से जावास्क्रिप्ट को एक्सेस कर रहे हो, मतलब ये जावास्क्रिप्ट है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 1+1 लिखूंगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे सिंपल से ऐसे लिख दोगे 1+1 तो थोड़ी ना होगा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, नहीं होगा यार, होगा कि नहीं, आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा 1+1 2 हो गया। अब देखो बहुत ही अच्छी चीज, देखो मैं यहाँ पे अगर एक वेरिएबल ले लूं, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेम करके एक वेरिएबल लूंगा, उसके अंदर मैं लिख दूंगा प्रशांत, ठीक है, मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल। अब मैं यहाँ पे जाके अपना जो नेम है उसको मैं कॉल कर लूंगा नेम। अब क्या होगा, जो नेम है, नेम के अंदर क्या वैल्यू है, प्रशांत, मतलब ये प्रशांत इधर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश, देखो ये प्रशांत है, मतलब अगर मैं इस वेरिएबल में चेंज करूंगा सिंपल से हमको यहाँ पे भी चेंज होने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को यहाँ पे दे के रखा है, तो इस वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यू आ गई और ये वेरिएबल कॉल हो गया। अगर मैं सिंपल से यहाँ पे बिना कर्ली ब्रेसेस के यहाँ पे लिखूं, सॉरी बिना कर्ली ब्रेसेस के, तो सिंपल से यहाँ पे आपको नेम ही दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक्सेस ही नहीं हो रहा है। और हाँ, तो देखो आपको सिंपल से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देना, मतलब ये हमारा जावास्क्रिप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा वेरिएबल था ना वो आ जाएगा। और दूसरी चीज, आपने पढ़ा होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर प्रोग्रामिंग आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, आपको पता होगा हम लोग इफ यूज करते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, पता है ना, इफ एल्स एल्स इफ, पता ही होगा ना यार, कंडीशनल ऑपरेटर है। तो अब देखो यहाँ पे इफ एल्स हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ज्यादातर टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, हम लोग देख लेते हैं सिंपल सा, मतलब आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ कैसा होता है। देखो हम लोग यहाँ पे जैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा, क्वेश्चन मार्क रहता है, क्वेश्चन मार्क मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आपको ये टाइप कर देना, अगर कंडीशन ट्रू हो तो आपको ये टाइप कर देना। तो ऐसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। मतलब आपने जेएसएस के 3 रूल्स सीखे, कौन कौन से रूल्स, पहले रूल्स ये है कि आपका जो टैग के नेम है, जो मतलब कंपोनेंट है, वो मेरा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। दूसरा रूल्स कि आप कहीं पे भी कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट हम उसके अंदर कर सकते हैं। और तीसरा रूल ये है हम लोग इसमें टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, उसका ही ज्यादातर यूज होता है, वही ऑपरेटर चलेगा। और इफ एल्स भी चलता है पर वो बाहर चलेगा रिटर्न के, हम लोग रिटर्न के अंदर, मतलब हमारे जीएसएक्स के अंदर क्या क्या चलना चाहिए। जीएसएक्स के अंदर 3 चीज, मैंने 3 रूल आपको बता दिया, आपको ये 3 रूल ध्यान रखना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको टेलीग्राम का नीचे लिंक दे के रखा है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जो भी एरर आए, और कुछ और भी दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। वहां पे ढेर सारे मेंबर रहेंगे तो सबको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, वो बता देगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा, तो ऐसा हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इतना समझता हूँ, जहां तक अभी तक मैंने इतना बताया, ये एकदम कोर रिएक्ट जेएस है, कोर, एकदम कोर। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम लोग अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उस प्रोजेक्ट को कैसे यूज करेंगे हम लोग वो देखेंगे। आप वो प्रोजेक्ट तुरंत बना दोगे, तुरंत ही बना दोगे, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, आप समझ भी जाओगे। इसमें हम लोग बहुत सी चीजें सीखने वाले हैं, तो आप वो प्रोजेक्ट वाले वीडियो वो अच्छे से देखना और ध्यान से देखना। फिर अभी तक के लिए आपको ये कोर रिएक्ट अच्छे से आना चाहिए, कैसे वर्क हो रहा है, कौन सी चीजें कहाँ जा रही हैं आपको। मैं तो यहाँ पे फिलहाल 2 कंपोनेंट बना के देखा है, आप वहां पे 3 4 5 6 ऐसे कंपोनेंट बना के ट्राई करना, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैंने यही अभी तक के लिए बस इतना ही रखना चाहूंगा, वरना आपके सब सर के ऊपर से चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपके सर के ऊपर से जाए। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। उस वीडियो में आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
पहले एक काम करो, लैपटॉप लेके बैठे हो ना, लेके बैठे तो सारा कोड भी करते रहो, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो धीमे धीमे आपको सब कुछ आ जाएगा। मैं भी नया सीखा था, मैं भी हेलो वर्ड प्रिंट करता था, मेरे में बहुत ज्यादा एरर आते थे, पर ठीक है ना, आप सॉल्व होते जा रहे हैं ना, अपने को समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है आपको समझ में आना चाहिए कैसे इधर से उधर फाइल किधर इनपुट हो रहा है, किधर एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे, हम लोग प्रोजेक्ट में बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, आपको बहुत ढेर सारा समझ में आएगा। फिलहाल आपको जरूरी है कि आपको ये कोर एग्जेक्ट है वो आना चाहिए, और आपको कोई दिक्कत आती है अगर इसमें, तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देके रखा है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो वहां पे सिंपल से डाल सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा, कोई नहीं दिया तो मैं ही दे दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंजॉय करो यार, इंजॉय से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और ये भले वीडियो बड़ा हो गया पर कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नहीं देखना वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, आपको फिलहाल लैपटॉप लेके बैठना है, प्रैक्टिस करते रहना, तो आपको थोड़ा ध्यान भटकता रहेगा, वरना आपको नींद आने लगेगी, चाय पीने, घूमने फिरने, बस यही सब चलता रहेगा। तो ये सबको अवॉइड करो। अभी फिलहाल हम पढ़ाई करें, तो हम लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है, चलो बाय।